बच्चों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आपका अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बालकों, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। कहाँ व्यस्त होना है? अपनी पढ़ाई लिखाई में। पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। तो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास में आपको पूरा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका जो पहला अध्याय है वो आप लोगों ने बुक में देखा होगा। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, अब ये बताइए, मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रवाद क्या है? क्या मीनिंग होगी राष्ट्रवाद की? राष्ट्रवाद की मीनिंग होती है कि हम जहां रह रहे हैं अपने देश के प्रति एक भावना से ओतप्रोत होना, ठीक है, ईमानदारी दिखाना, उसके उत्थान में अपना सहयोग देना। जब हमें राष्ट्र बुलाए तो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में तत्पर हो जाना, यही राष्ट्रवाद है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना आती है। अब आप देखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें देखिए कितनी भयंकर राष्ट्रवाद की भावना जागती है ना। सबके मन में उत्साह एकदम चरम पर होता है और इसी चरम के उत्साह को क्या बोला जाता है? इसी चरम के उत्साह को बोला जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है बालको, अब देखिए आगे आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा अध्याय है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या? इस अध्याय में हम ये 3 टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपने क्लास 9th में क्रांतियां पढ़ी हैं, उसमें सबसे फेमस क्रांति कौन सी थी जिससे अध्याय स्टार्ट होता है? फ्रांसीसी क्रांति। फिर यूरोप में परिवर्तन हुआ है, फिर औद्योगिक क्रांति का दौर चला। तो जब ये सारी घटनाएं आगे पीछे लगातार घट रही थी, फिर एक समय आता है 1830 का, ठीक है। इस समय क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्थान होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, राष्ट्रवाद को परिभाषित किया, लोगों को प्रेरित किया, है ना। क्योंकि अच्छा, राष्ट्रवाद की भावना देश के लिए होती है। यूरोप में भी पहले राज्य उस टाइम पर वहां पर राजतंत्र और गणतंत्र जैसी कोई भावनाएं नहीं थी। वहां पर मोनार्की सिस्टम चला करता था, मतलब वहां पर राजतंत्र चला करता था। लेकिन जब वहां परिवर्तन हुए, क्रांति हुई, तो जनता को अपने अधिकार का ज्ञान हुआ। तो जब अपने अधिकार का ज्ञान हो गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने क्रांति की, ठीक है। उन्होंने बोला ये संपूर्ण देश हमारा है, इसकी संपत्ति पर जितना अधिकार किसी एक परिवार का हो सकता है उतना एक श्रमिक का भी हो सकता है, उतना एक मजदूर का भी हो सकता है, ठीक है। देश के लिए उनकी भावनाएं जागृत हुई। फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम जोसेफ मैथ्सनी आदि के विचार पढ़ेंगे, बहुत बड़े फिलोसफर। फिर पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समान विशेषताएं। मतलब इस अध्याय में आप इस तरह के 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है बालको। अब आगे देखो, ये विश्व का मानचित्र, विश्व का पटल। हम बात कर रहे हैं यूरोप की, कुछ यहाँ के आसपास यूरोप हो रहा होगा, ठीक। अगर आप ध्यान से देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। रशिया में भी क्रांति हुई, यहाँ का भी जो शासक वर्ग थे, जार, उनको उखाड़ फेंका गया। समाजवाद का उत्थान, समाजवाद का अगर जन्म हम बता सकते हैं कहाँ से हुआ है? रशियन क्रांति से हुआ है, ठीक है बालको। ये पूरा यूरोप का एक विश्व पटल पे उनका एक स्थान है, ठीक है। अब आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। मतलब 1830 के पहले यूरोप में भी राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जनतंत्र का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वहां पर क्या था? वहां पर राजतंत्र हुआ करता था, कुछ राजशाही परिवार हुआ करते थे, ठीक है, जो क्या करते थे? वहां के नेशन पे उनका आधिपत्य था, उनके वहां पर उनका अधिकार था। अब देखिए, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्यों में रहा करते थे। बहुत सी भाषाएं हैं, आपने डच सुनी होगी, आपने फ्रेंच सुनी होगी, आपने इंग्लिश सुनी होगी, आपने जर्मन लैंग्वेज सुनी होगी, इटालियन लैंग्वेज सुनी हुई थी, है ना। तो विभक्त थे वो लोग, अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर उनका विभाजन था, ठीक है। तो उनके मन में भी राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट उस टाइम तक नहीं था। किंतु जब नए नए
फिलोसफर आते रहे, उन्होंने कुछ थ्योरियाँ दी हैं, कुछ विचार प्रकट किए हैं, तो अगर अच्छे विचारों का प्रसार होगा तो उससे लोग अपने आप जुड़ते हुए चले जाएंगे और उनके मन में जो प्रेरणा आएगी अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तब वहाँ से राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ होगा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, आपकी बुक ने बहुत शानदार उदाहरण दी है। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। बहुत से अलग अलग क्षेत्रफल थे, मतलब उनके क्षेत्र थे। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया और हंगरी में। ठीक है, इनमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोला करते थे। ये कुलीन वर्ग आपको याद आ रहा होगा, है ना? कुलीन वर्ग, इसी को क्या बोलते थे? इसी को बोलते थे अभिजात वर्ग। इनको जन्म से ही स्पेशल राइट थे कि ये फ्रांस में टैक्स नहीं देंगे। इनके पास संपत्ति है परंतु ये टैक्स नहीं देंगे। इनके ऊपर कौन थे? पादरी। उनके नीचे कौन थे? तृतीय वर्ग। पूरा कॉन्सेप्ट है, एकदम जोड़ते हुए चलिए आप लोग। ये नहीं कि 10th पढ़े तो 9 का ब्लैंक ना, उससे जुड़िए। जब वो कनेक्ट होता रहेगा तो आपको इसमें मजा आता रहेगा। अब अगर ये बात कुलीन वर्ग की तुरंत कुलीन वर्ग बोला जा रहा है, तुरंत अपने माइंड पे क्लिक करिए कि हमने कुलीन वर्ग कहाँ पढ़ा था, कहाँ उसकी स्थिति थी, लुई 16 कहाँ का किस वर्ग से बिलोंग करता था, है ना? उसके ऊपर किनका आधिपत्य था, उसके नीचे कौन कौन लोग थे। तुरंत आप फ्रांस की क्रांति से उसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो लगातार जो आपकी नेत्र के चक्षु हैं वो खुलते हुए चले जाएंगे। ठीक है बालको, अब आगे देखिए। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। अब हंगरी एक कंट्री है यूरोप के जहां पर ये लैंग्वेज चला करती थी, ये भाषा चला करती थी। ठीक है, बोली मैग्यार, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया के कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। आई थिंक पोलैंड के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां की जो लैंग्वेज है वो पॉलिश है। अब इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ये उन्होंने ऐसे कुछ वर्ग विभाजन किया गया है जो उस टाइम पे उस साम्राज्य के आसपास रहा करते थे। ठीक है, और उन पे शासन कौन करता था? जो वहाँ के कुलीन वर्ग हुआ करते थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, जात पात के आधार पर अपना हित देखेंगे तो वहां राष्ट्रवाद की भावना आएगी कहां से? 1947 के पहले हिंदुस्तान में राष्ट्र की वो चरम भावनाएं नहीं थी जो कि 1947 में अब आई। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमें क्या किया? एकजुट कर दिया। उसने बोला आप चाहे तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, कन्नड़ बोलिए, हिंदी बोलिए, बिहारी बोलिए, भोजपुरी, जो आपको बोलना है बोलिए, किंतु आपके हृदय में राष्ट्र के प्रति भावनाएं स्वच्छ और स्वच्छंद होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का विचार अलग अलग नहीं किया जा सकता। हमारे भारत में क्या है? अनेकता में एकता है। लेकिन बाकी यूरोप में क्या था? आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्रेंच लोग अंग्रेज लोगों को बहुत निर्लज समझा करते थे और अंग्रेज फ्रेंच को समझा करते थे। अगर अमेरिका की जो क्रांति थी उसमें अगर फ्रांस ने उसके 13 उपनिवेशों को आज़ाद नहीं कराया होता, अपना धन वहां पर नहीं लगाया होता, तो क्या वो आज़ाद हो पाता? नहीं। इसी के चक्कर में तो फ्रांस की क्रांति हुई, क्योंकि उनके यहाँ कोष खाली हो गया था। देखिए अब आगे इसमें देखिए, राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। वो बोलते थे जो सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएगा वो अपना कार्य आसान कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा हमने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। किस चैप्टर की? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी इसमें 3 टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको क्लास में। तब तक आप निरंतर पढ़ते रहिए, अपना मन मस्तिष्क स्वच्छ रखिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। ठीक बच्चों, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।